नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। दिल्ली में एक बार फिर से शर्मसार होने से दिल्ली बच गई है। यहाँ एक सरकारी स्कूल से चौंकाने वाली खबर आई है। एक छात्र ने पहले तो 43 साल की महिला टीचर को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। क्या है पूरा मामला, देखिए फास्ट एंड फैक्ट्स स्पेशल। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार होने से बच गई। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में एक महिला टीचर छात्र की हैवानियत का शिकार होने से बाल बाल बच गई। मामला विवेक विहार इलाके का है, जहां एक छात्र ने पहले महिला टीचर को टॉयलेट में बंद कर दिया और फिर छोड़ने के बदले आपत्तिजनक हरकत करने की कोशिश की। वो टॉयलेट है और दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास वो जो टीचर है वो इस टॉयलेट में गई और यहाँ से जब वो अंदर गई तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया और तमाम तरह के भद्दे कमेंट उनके ऊपर किए, कई तरह की गालियां उनको दी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया। महिला टीचर ने आरोपी छात्र का चेहरा देखने की कोशिश की तो वो भाग गया। इसके बाद महिला टीचर ने जब शोर मचाया तो स्कूल के एक स्टाफ ने उनकी आवाज़ सुनी। फिर जाकर टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर महिला टीचर को बाहर निकाला जा सका। मुझे लगा कि ये सोच रहा है कि मैडम है, मैंने गलती से बाहर से बंद कर दिया है, तो इसलिए अब ये डर रहा है खोलने में। मैंने कहा नहीं खोलो तो सही। तो उसके बाद वो कहता है नहीं ऐसे नहीं, पहले मैं दीवार कूद के अंदर आऊँगा और ये काम करने के बाद फिर मैं बाहर जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं देखूँगा। स्कूल प्रिंसिपल ने मामले की जांच की बात कही है और आगे ऐसा दोबारा नहीं होने का भरोसा जताया है। पूरी सिक्योरिटी रहते हैं। स्कूल का ट्रांजिशन टाइम था, बच्चे चेंज हो रहे थे, इसलिए कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ और उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। वारदात मंगलवार दोपहर 12 बजे की है। पुलिस ने पीड़ित टीचर की शिकायत पर केस दर्ज कर दिया है, लेकिन अब तक आरोपी छात्रों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। यूपी के एटा में स्कूल बस हादसे में 12 बच्चों समेत बस ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद डीएम के आदेश पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है और स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। हादसे की शिकार स्कूल बस जेएस विद्या निकेतन की थी। बस में 50 से ज्यादा बच्चे सवार थे। जो हमें पता चला है कि उनकी 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। एक ओमनी वैन है जिसमें भी संख्या से ज्यादा लोग भर के आते हैं और एक बस थी जिसमें वो हर रूट से कवर करते हुए यहाँ पर आना चाहते थे कि एक ही बार में सारे बच्चे आ जाएं और समय पे पहुँच जाएं। फिलहाल सुबह के बाद ये कहा गया है कि जो इसके मालिक हैं उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो स्कूल है उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया था, पर छोटे बच्चों का स्कूल 20 तारीख तक बंद था जी, तो उनको स्कूल नहीं खोलना चाहिए था, तो इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। एटा में ठंड की वजह से स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके स्कूल बंद नहीं रखा गया। पीएम और गृह मंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट किया, एटा के दर्दनाक हादसे से दुखी हूँ, बच्चों के निधन पर शोक प्रकट करता हूँ। सुनता ही नहीं अधिकारी। हम छोटे आदमी कहाँ किनसे विरोध करें? अब विरोध करते हैं तो सुनता नहीं कोई है और इन बसों का परमिट खत्म हो जाता है, इनका कोई परमिट नहीं है। स्कूलों वालों को ध्यान रखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर गाड़ी का ड्राइवर का लाइसेंस तो कम से कम चेक करें। एक एक छोटी मैजिक जो होती है ना, उसमें 35 बच्चों को ठूस के भाग दिया जाता है। इस तरह से यहाँ कैसे हादसे रुकेंगे? यूपी बाल आयोग के अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा है कि एटा के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए हमने कहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को मुफ्त इलाज और सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा है। उस बोर्ड का भी पता कर रहे हैं, जिस बोर्ड के तहत वो स्कूल चलता है, उस बोर्ड को भी लिखेंगे। ऐसे स्कूलों को पूरी तरह से सजा देनी चाहिए। हादसे के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ है कि स्कूल बस किराए पर और बिना परमिट के चल रही थी। स्कूल बस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, बावजूद इसके नियमों की अनदेखी होती है। यूपी में महागठबंधन की कवायद फेल हो गई। आरएलडी अब इसमें शामिल नहीं होगी। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिरणमय नंदा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी खुद 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। कांग्रेस के साथ बातचीत भी हो चुका है, अलायंस केवल कांग्रेस के साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सारा हिंदुस्तान देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा।
अब कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। आज राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद अपने उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कल आरएलडी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। हमारी लिस्ट आने वाली है, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट राउंड जब मेरी आपकी बात होगी तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम तो बिल्कुल युद्ध में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन में अपने सहयोगियों को सिर्फ 100 सीटें देने को तैयार है। समाजवादी पार्टी 303 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और बाकी दलों को बाकी 100 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कुछ और छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग यूपी के डीजीपी जावेद अहमद को हटा सकते हैं। दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच पर सियासत तेज हो गई है। सीबीआई जांच से भड़की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने गलत काम होने पर कार्रवाई की दलील दी। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सारा देश जानता है ये कार्रवाई क्यों की गई है। पंजाब हम लोग जीत रहे हैं, गोवा हम लोग जीत रहे हैं, इनसे यूपी नहीं जीता जा रहा। मुझे लग नहीं रहा कि अब इनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा है। तो अब ये बौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं। ये देश कानून से चलता है, राजा हो या रंग, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं मंत्री हो गया या मैं मुख्यमंत्री हो गया, मैं कानून से ऊपर हूँ। अगर कानून मुझसे कोई सवाल करेगा, डराऊंगा, धमकाऊंगा, तो ये गुंडागर्दी इस देश में ज्यादा चलने वाली नहीं है। I think this is too drastic an action. The central government probably is using or misusing its authority. Of course, there were irregularities in this, the whole incident in which the Deputy Chief Minister is involved. मनीष सिसोदिया पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आपत्ति के बावजूद टॉक टू एके कार्यक्रम के प्रस्ताव को जबरन मंजूरी देने का आरोप है। आरोप है कि टॉक टू एके कार्यक्रम को प्रमोट करने का जिम्मा एक पब्लिक रिलेशन कंपनी को बिना टेंडर जारी किया गया। केजरीवाल सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने कार्यक्रम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने एसीबी को मामले की जांच सौंपी थी। एसीबी ने कुछ महीने की जांच के बाद मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। टॉक टू एके यानी टॉक टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नाम का ये कार्यक्रम 17 जुलाई 2016 को लॉन्च हुआ था। जल्लीकट्टू से बैन हटाने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन की गूंज दिल्ली पहुंच चुकी है। लोगों के गुस्से को बढ़ते देख तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। अध्यादेश के जरिए जल्लीकट्टू से बैन हटाने की गुजारिश की। पीएम ने मामला कोर्ट में होने की बात कही और राज्य सरकार को समर्थन देने का भरोसा दिया। तमिलनाडु भवन के बाहर और जंतर मंतर पर जल्लीकट्टू से बैन हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। चेन्नई के मरीना बीच पर आज भी हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे और जल्लीकट्टू से बैन हटने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। चेन्नई के मरीना बीच अभी भी एक एक्शन पैक्ड जगह जैसा लग रहा है। हजारों युवक यहाँ पर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का प्रतिशोध कर रहे हैं। तमिलनाडु के नेताओं के साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी जल्लीकट्टू से बैन हटाने की मांग का समर्थन किया है। लेकिन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के बैन को सही ठहराया है। 2-4 लोगों ने तो कानून का उल्लंघन किया, नियम का उल्लंघन किया, मिर्ची वर्ची लगाया बैल पर। ये प्रथा नहीं है। थोड़े लोग ऐसे करते हैं, उसको लेके हम पूरे इस खेल को, क्रीड़ा को निषेध कर देते। वहाँ पे लोग हैं, उनमें एक समर्थन दिखता है कि जो उनके ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं या कुछ, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर एक कोर्ट का ऑर्डर हो तो कोर्ट के ऑर्डर के साथ तो कंप्लाई करना पड़ता है। कोई नहीं कह रहा है कि रिलीजियस ना हो, लेकिन इन हर एक रिलीजियस की जो प्रथा होती है वो बदलती जाती है और यहाँ पे कोर्ट ने बोला है उसे बदलनी चाहिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाया था। फसलों की कटाई के त्योहार पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू में एक बेकाबू बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। खेल में हिस्सा लेने वाले लोग इस बैल को काबू में करने की कोशिश करते हैं। 2010 से 2014 के दौरान जल्लीकट्टू के कारण 17 लोगों की जान चली गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक्टर कमल हासन और धनुष ने भी जल्लीकट्टू का समर्थन किया है और इसे तमिल संस्कृति का अहम हिस्सा बताया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में लश्कर के एक आतंकी को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकी का नाम अबू मुसाइब है और वो मोस्ट वांटेड आतंकी जकी उर रहमान लखवी का भतीजा है।
बताया जा रहा है कि मुसाइब को नॉर्थ कश्मीर में लश्कर का नेटवर्क खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। This slain terrorist has been identified as Abu Musab, a top LET commander of Bandipur district. We have recovered one AK-56 rifle from him, 3 magazines and large quantity of ammunition and Chinese grenades also. सूत्रों के मुताबिक अबू मुसाइब ने करीब 8 महीने पहले गुरेज सेक्टर से घुसपैठ की थी। इसके पास से पुलिस को AK-47, भारी मात्रा में गोला बारूद और दवाइयां मिली हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 21 दिसंबर 2016 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी 216 वारदात हुई। 19 दिसंबर तक के रिकॉर्ड के मुताबिक आतंकी वारदात के दौरान सुरक्षा बलों ने 150 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान सुरक्षा बलों के 81 जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया। इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान के जख्मी होने की भी खबर है। काटक वनडे में टीम इंडिया के खिलाफ 382 रनों का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 100 के पार पहुंच गया है। करीब 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने के बाद अपने दूसरे मैच में ही युवराज सिंह ने शानदार शतक ठोका। युवी ने 21 चौके और 1 छक्के की मदद से 98 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की। शतक पूरा करते ही युवराज भावुक हो गए। युवराज ने अपने करियर का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया और 127 बॉल पर 150 रन बनाकर आउट हुए। युवराज के साथ धोनी ने भी शानदार पार्टनरशिप की। धोनी ने भी 6 छक्कों और 10 चौकों की मदद से शानदार 134 रन बनाए। युवी और धोनी ने चौथे विकेट के लिए 256 रनों की पार्टनरशिप की। इंग्लैंड के खिलाफ युवराज का ये चौथा शतक है। इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने अपने करियर का 14वां शतक लगाया। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं युवराज सिंह। इंग्लैंड के खिलाफ ही युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे। युवराज ने 6 साल बाद किसी इंटरनेशनल वनडे मैच में सेंचुरी लगाई है। गुलाबी नगरी जयपुर में आज से 10वें जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। जयपुर के डिगी पैलेस में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और मशहूर गीतकार गुलजार ने जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की। 5 दिन तक चलने वाले साहित्य महोत्सव में दुनिया भर से 250 हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। आज दुनिया में नाम है जयपुर और इस फेस्टिवल का। इसका मजा छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े हर साल इकट्ठा होके इसका लुत्फ लेते हैं। जयपुर फेस्टिवल में एक कमाल खूबी है, इट इज कीपिंग द यंगस्टर्स टू ग्रो अप, यंग ऑथर्स, यंग राइटर्स, इट्स हेल्पिंग देम टू ग्रो अप एंड इट्स हेल्पिंग द ग्रोन अप्स टू कीप यंग। इस बार के फेस्टिवल की थीम द फ्रीडम ऑफ ड्रीम इंडिया एट 70 रखी गई है। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में चर्चा के लिए 176 सेशन आयोजित किए जाएंगे। फेस्टिवल के दौरान भारत समेत दुनिया भर की 30 भाषाओं की किताबों पर चर्चा होगी। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 23 जनवरी तक चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर धन्यवाद दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक फोन पर ओबामा ने पीएम मोदी से कहा कि आपकी साझेदारी में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं। साल 2015 में भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी यात्रा को याद करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के आने वाले 68वें गणतंत्र दिवस के लिए प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई दी। सितंबर 2014 में ओबामा मोदी व्हाइट हाउस में पहली बार मिले थे। अभी तक दोनों नेताओं के बीच 8 बार मुलाकात हो चुकी है, जो किसी भारतीय अमेरिकी नेता के बीच मुलाकात का एक रिकॉर्ड है। मई 2014 में पीएम मोदी की जीत पर ओबामा ने फोन कर उन्हें बधाई दी थी। ओबामा ने खुद फोन कर पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया था। चीन के जियांगशी प्रांत में 600 साल पुरानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। जियांगशी प्रांत के फुजोउ शहर में बने होंगमैन जलाशय में पानी का लेवल कम होने पर लोग उस वक्त हैरान हो गए जब जलाशय की दीवार पर उकेरी गई बुद्ध की विशाल मूर्ति नजर आई। मूर्ति के डिजाइन को देखकर वैज्ञानिकों ने इसे मिंग राजवंश के दौरान बनाए जाने का दावा किया है। वर्ष 1356 से 1644 के दौरान चीन में शक्तिशाली मिंग वंश का शासन था। जलाशय के कर्मचारियों ने दावा किया है कि पिछले साल के अंत में हाइड्रो पावर गेट की मरम्मत के लिए पानी का लेवल कम किया गया था। रिसर्च के दौरान जलाशय की दीवार पर 3.8 मीटर ऊंची बुद्ध की मूर्ति होने का पता चला।
भूविज्ञानियों को जलाशय की तलहटी में 165 वर्ग मीटर के दायरे में बने हॉल का भी पता चला है।